शिक्षक IAS JKAS, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ऑल राइट, सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूटी वीडियो हम लोग कर रहे थे हमारे करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. प्रोबेबली दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट करंट अफेयर फॉर इन्वायरमेंट. इसके अलावा जो वैल्यू एडिशंस होगा वो हम आने वाले लेक्चर्स में साथ साथ करते जाएंगे, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी 4-5 जो हैं कवर काफ़ी हद तक हमने इन्वायरमेंट के टॉपिक्स कर लिए, और जो भी न्यू एडिशंस होगा वो भी अपकमिंग वीडियोज़ में हम कवर करते जाएंगे. ठीक है, ओके. सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट या जो फर्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ योर सी स्नॉट. नाउ बेसिकली ये जो स्नी स्नॉट है ये बेसिकली एक तरीके का आपका आउटब्रेक हुआ था. कहाँ हुआ था आपका आउटब्रेक? ये आउटब्रेक हुआ था आपका टर्की में. सो टर्की में हुआ था आपका सी स्नॉट. I'll just show you the picture, it will be more clear to you. Now this sneeze snot basically happened where? It happened at the Sea of Marmara. Now before going forward हम ये देखेंगे. Now if you see the Sea of Marmara, ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली आपका जो सी ऑफ मरमरा है ये बेसिकली ये आपका ब्लैक सी है. ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है आपके एजेंसी के साथ. ठीक है, सो सी ऑफ मरमरा जो है ये बेसिकली एक कनेक्शन है बिटवीन योर ब्लैक सी एंड योर एजेंसी. सो आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो सी ऑफ मरमरा है वो दोनों किन दो वाटर बॉडीज़ के बीच में किन दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है, नाउ ये जो आपका सी स्नॉट है ये बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली होता है जब कभी भी आपका एक तरीके का एल्गल ब्लूम हो जाए या आपकी वाटर बॉडी के ऊपर पूरी की पूरी एक थिक लेयर ऑफ एल्गी जब ऊपर जम जाए उसको बोलते हैं हम सी स्नॉट. और ये कहाँ पे अभी लेटेस्ट देखा गया? ये लेटेस्ट आपका टर्की में देखा गया, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो आउटब्रेक्स हैं ऑफ सी स्नॉट ये हमने वहाँ पे विटनेस किया था. ये जो आपका सी स्नॉट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेरीन म्यूसिलेज, और ये नेचुरली अकरिंग होता है. ये बेसिकली एक ग्रीन स्लज है. ग्रीन स्लज मतलब कि ये इट इज़ नथिंग बट एल्गी. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट एल्गी. और ये जब देखो अब जो आपका ये सी स्नॉट है ना ये बेसिकली देखो अब है क्या? अब जैसे कि ये आपका वाटर बॉडी है और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो एल्गी का एक थिक लेयर जो है वो बन गया है. अब इससे क्या होगा? इससे इसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, मतलब इस चीज़ के कंसर्न्स क्या हैं? अगर ये जो आपका आउटब्रेक यहाँ पे हो गया तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो इट कैन लीड टू मास डेथ ऑफ मेरीन पॉपुलेशन. राइट, कैसे होगा अभी बताएंगे आपको. लॉस ऑफ मेरीन पॉपुलेशन हो जाएगा. अब देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द मेरीन पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल योर फिशेस, क्रैब्स, मतलब जो आपका होता है ना वेट इकोनॉमी, उसके ऊपर बहुत से लोग जो है उनका लाइवलीहुड चलता है. सो उनका लाइवलीहुड जो है उसका इम्पैक्ट होगा. और क्योंकि ये एक आउटब्रेक है ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ये छोड़ता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर. सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ वाटर ब्रोन डिजीजेस, एग्जाम्पल योर कॉलेरा. ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग योर सी स्नॉट. अब ये जो सी स्नॉट है ये बेसिकली दो रीजंस की वजह से होता है, दैट इज 1 and 2. नंबर 1 होता है जब कभी भी जो वाटर है इट बिकम्स वार्म. मतलब कि हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, सो व्हेन द वाटर बिकम्स वार्म, द वाटर बॉडी का जब पानी गर्म हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब देयर कैन बी मेनी रीजंस बट आजकल के टाइम पे द मेजर रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग. एंड सेकेंड इट इज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन. अब वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि सबसे पहले ये इतना ज़्यादा एल्गी जमा कैसे? एल्गी जमने का मतलब हो गया कि जब कभी भी वाटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है जो आपकी सी में, उसमें हाई अमाउंट ऑफ आपका नाइट्रोजन है, आपका फॉस्फोरस है. नाउ दिस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे वर्क एज फर्टिलाइजर्स. किसके लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं? एल्गी के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं. और एल्गी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पूरा का पूरा जो ऊपर का हिस्सा है ना आपके वाटर बॉडी का उसको कवर कर देता है. जब ये ऊपर का हिस्सा इसने कवर कर दिया, नाउ दिस इज योर सन.
अब सन की रेज जब जाती है पानी में, अब ऊपर एल्गी है मतलब नीचे के पानी में तो सन रेज पहुंच नहीं पाएंगी। जब नीचे के पानी में सन रेज पहुंच नहीं पाएंगी तो नीचे जो आपके प्लैंक्टन्स हैं या फिर जो आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके मेरीन प्लांट्स हैं, उनको सनलाइट कहाँ से मिलेगा टू मेक देयर फूड। जब उनको पानी नहीं, जब उनको आपका सन रेडिएशंस नहीं मिलेगी टू मेक देयर फूड, तो नीचे का जो एरिया है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से बनेगा आपके वाटर बॉडी में। अब एक और चीज हो सकती है, जब आपका ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, नाउ अब है क्या, जब आपका नीचे का मेरीन ऑर्गेनिजम्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं, अब उस पर क्या होगा, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स जो है वो एक्ट करेंगे, ठीक है, जो वाटर डिकम्पोजर्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे। नाउ दीज डिकम्पोजर्स आर गोइंग टू यूटिलाइज ऑक्सीजन एट अ हायर रेट। वाई? क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज हो चुका है, तो वो ऑक्सीजन जल्दी से अपने अंदर लेते जाएंगे। अब ऑक्सीजन बन भी नहीं रहा है और ऑक्सीजन का इंटेक भी बढ़ चुका है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और ज़्यादा मात्रा में घटना शुरू होगा, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वाटर बॉडी की वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब कभी भी वाटर बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो, इट डिपिक्ट्स कि वाटर बॉडी इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है, ये बेसिकली डिपिक्ट करता है कि आपकी वाटर बॉडी की जो हेल्थ है ड्यू टू दिस एल्गी वो खत्म हो रही है और हो जाएगी एक पॉइंट के बाद। नाउ मेनी ऑफ द स्पीशीज जो यहाँ पे रहते हैं दे आर गोइंग टू माइग्रेट, वो माइग्रेट करेंगे कहीं और जाके, दे माइट बिकम इन्वेजिव स्पीशीज, कुछ यहाँ पे मरने शुरू हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगा, नया ऑक्सीजन बन नहीं पाएगा, तो एक पॉइंट के बाद जो वाटर बॉडी है वो बिल्कुल ही बिल्कुल डेड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सी स्नॉट। और अभी ये कहाँ देखने को मिला था, हमको ये टर्की में देखने को मिला था एट द सी ऑफ मरमरा। सो दे कैन आस्क यू व्हाट इज सी स्नॉट, आई जस्ट टोल्ड यू। कहाँ पे सबसे बड़ा भी देखने को मिला, टर्की में देखने को मिला। कहाँ पे था जी, सी ऑफ मरमरा में था, या फिर बिकॉज सी ऑफ मरमरा हैज बीन इन न्यूज सो दे कैन आस्क यू द सी ऑफ मरमरा किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द एजियन सी। एंड सिंस ब्लैक सी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर हम बात करें ब्लैक सी स्टेट्स के बारे में तो कौन कौन सी हैं, एक आपका रशिया है, एक आपका यूक्रेन है, बुल्गारिया है, रोमानिया है एंड जॉर्जिया है। सो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस ऑल्सो कि ब्लैक सी की कौन कौन सी बॉर्डरिंग स्टेट्स है, तो दिस ऑल्सो यू रिमेंबर। इसी के ही साथ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि वर्ल्ड ओशन डे जो है वो 8 जून को हर साल मनाया जाता है। 2022 का वी येट हैव टू सेलिब्रेट, और 2000 अगर हम 21 की बात करें तो उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था द ओशन, द थीम वॉज द ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आप अपने जो है नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एल्गी, आई टोल्ड यू कि क्या होता है आपका जब एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कहने को तो न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स किसके, ये एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। सो जब एल्गी के पास न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा फैलेगा, जब ज़्यादा फैलेगा तो ऊपर का लेयर जो है उसको पूरा का पूरा कवर कर देगा। इस फिनोमिना को हम प्यार से eutrophication भी कहते हैं। So they can also ask you that what is eutrophication. So eutrophication is basically a process where there are too many nutrients जो mainly आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं which are added to the water bodies, जिसकी वजह से these nutrients they act as a fertilizers and causes excessive growth of algae. ठीक है, एल्गल ब्लूम। क्लियर हो गया?
सोर्सेज क्या है? सोर्सेज है आपका वाटर डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल जो आपके कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ पे आपका इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके लैंड पे जा रहे हैं, और फिर जब पानी आता है तो पानी की वजह से दे गेट वॉश्ड आउट और फाइनली बड़े सी में जाके ये लोग मिल जाते हैं। नेचुरल फिनोमिना से भी हो सकता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स टूटते हैं पानी के अंदर या लैंड के ऊपर तो उनसे भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस निकल सकता है, एंड देन इट ऑल्सो गेट्स डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सोर्सेज जिसकी वजह से जो है इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी वाटर बॉडी को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया? आई विल जस्ट शो यू अ पिक्चर जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ डेंजरस इट इज फॉर द वाटर बॉडीज। ओके, सो आई टुक अ पिक्चर, वेयर इज इट? ओके, सो आई गेस वो फोटोग्राफ पता नहीं डिलीट हो गया या क्या हो गया। डोंट वरी, आप इसको एक बारी, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसका एक बारी फ़ोटो गूगल पे देख लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड सरफेस, कितना हार्ड अमाउंट में जो है आपका एल्गी ऊपर से पूरा का पूरा वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज द थर्ड पोल। ठीक है, अब ये थर्ड पोल न्यूज़ में क्यों है? देखो, थर्ड पोल किसको बोलते हैं? थर्ड पोल बेसिकली जो हमारे तिब्बतियन प्लेट्यू है ना, क्या है आपका? तिब्बतियन प्लेट्यू है, या फिर आपका हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है, या फिर जिसको हम पामीर नॉट भी कहते हैं, ये वाला जो एरिया है ना उसको हम बोलते हैं एज द थर्ड पोल। ठीक है, so they can ask you what is the third pole, so now you know why is it called the third pole. It is called the third pole इसीलिए because अगर आप बाकी के दो पोल्स देखेंगे, that is your north and the south pole, नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो 12 महीने क्या रहते हैं जी आपके, सॉरी साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, किस में रहते हैं? आपके स्नो में कवर्ड रहते हैं। और ऐसा एरिया आपके अर्थ के ऊपर अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विच ऑल्सो रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द 12 months इज योर तिब्बतियन प्लेटो और योर हिंदू कुश माउंटेन्स। तो इसीलिए हम इसको प्यार से थर्ड पोल भी कहते हैं। नाउ दिस थर्ड पोल हैज़ बीन इन न्यूज़, वाई? क्योंकि यहाँ पे दो रिवर्स हैं, दो लेक्स हैं रादर, दैट इज योर चिपजांगको एंड डोरसीडोंग। तो इन दोनों के आप नाम याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे लाई करते हैं, तो दे लाई इन द थर्ड पोल। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जो इनका वाटर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पानी जो है, मतलब पानी का जो मात्रा है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सो दीज लेक्स हैव ग्रोन, मतलब ये लार्जर इन साइज, डेप्थ, दोनों तरीके से जो है ये लेक्स जो है वो बढ़ गई हैं। नाउ सुनने में तो लगता है कि ये तो अच्छी बात है, पानी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर क्या है? द सोर्स ऑफ वाटर इज ग्लेशियर, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। नाउ दिस ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं तभी तो पानी ज़्यादा आ रहा है। सो द कंसर्न इज द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। ठीक है, सो मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इंडिकेट ग्लोबल वार्मिंग, और अब इस ग्लोबल वार्मिंग से हमारा थर्ड पोल भी जो है वो क्या कहते हैं, बचा हुआ नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले थ्वार्ड्स ग्लेशियर, डोम्सडे ग्लेशियर वाज आल्सो इन न्यूज़, जो अंटार्कटिका का था, कि वो भी पिघला है, राइट, और वो जो है वो फ्लोट कर रहा है। सो ये सब चीज़ें क्या दिखाते हैं? ये सब चीज़ें बेसिकली दिखाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितना जो ज़्यादा है वो अपनी हद तक पहुंच गया है। ठीक है, ओके, और ये जो आपके देखो, एक तो ये वाले पॉइंट्स आ गए, इसी के साथ आप देखो स्टेट्स लाइक हिमाचल, स्टेट्स लाइक देहरादून, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कश्मीर रादर, देखो ये आपके क्या बोलते हैं उसको, पेरिनियल रिवर सिस्टम है यहाँ पे, कि वहाँ पे मतलब 12 महीने जो है थ्रू आउट ऑल द मंथ्स जो है यहाँ पे पानी रहता है आपके रिवर्स में। लेकिन अब जब रिवर्स में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है एंड द सोर्स ऑफ दिस एक्सेसिव वाटर इज मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, तो वन पॉइंट इज गोइंग टू कम वेयर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स जो है वो एक्सेलरेट हो चुके हैं, लेकिन ग्लेशियर्स का वापस बनना जो है वो हो नहीं रहा है। सो हमारा जो एक्सेस है वाटर का वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसी के ही साथ आपके हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, यहाँ पे कितना वाटर स्कासिटी हो चुका है, जबकि
पूरे वर्ल्ड में जो आपका ये हिमालयन रेंज है ना, वो सबसे बड़ा सोर्स है आपके वाटर का। लेकिन हमारी इन्हीं स्टेट्स में, जो हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पर भी इतना अगर हमको वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, सो आगे चलकर ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, सो दिस मेल्ट वाटर फ्रॉम द थर्ड पोल जो है वो आपके एशिया के लार्ज रिवर्स जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र, गैंजेस, येलो, यांग्स रिवर, उन सबको क्या करता है, पानी प्रोवाइड करता है। बट वंस दीज ग्लेशियर्स हैव मेल्टेड, उसके बाद ये वापस तो बन पाएंगे नहीं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सोर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड कंसेप्ट जो हमने पढ़ा। द थर्ड कंसेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज योर एरियल सीडिंग। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ना आपको शायद लग रहा होगा कि हेडिंग्स अच्छे से आए नहीं है, बट डोंट वरी, जब आपको इसके पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि आज जो है इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हेडिंग वगैरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है इसको, एंड देन इट विल बी डन। ठीक है, ओके, नाउ अगर हम एरियल सीडिंग की बात करें तो एरियल सीडिंग बेसिकली है क्या? एरियल सीडिंग में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम हवा से, मतलब हवा मतलब विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, यहाँ पे जो है वो सीड्स को ड्रॉप किया जाता है ऑन द बैरन लैंड। जो आपका बैरन लैंड होता है, मतलब जो आपका खाली एरिया होता है, वहाँ पे आपका जो है सीड्स को डाला जाता है और विद द हेल्प ऑफ योर एरियल डिवाइसेस। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब नेचुरल फिनोमेना जैसे कि रेनफॉल होता है, उन सब से ये अपने आप जो सीड्स हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मेन जो फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो ये है कि यहाँ पे एक तरीके का आपका इजी प्लांटेशन है। आपको खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई पर्सनल अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने ड्रोन के ज़रिए सीड्स को गिरा दिया, और फिर नेचुरली जब यहाँ पे पानी, रेनफॉल की वजह से यहाँ पे पानी जब गिरता है, तो फिर ये अपने आप सीड्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने डिगिंग होल्स जो है, सॉइल का एक्सेसिव जो वर्कलोड होता है, वो सब इसमें एलिमिनेट हो जाता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एरियल सीडिंग। देखो, दीज कंसेप्ट्स कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरीज एंड दीज कंसेप्ट्स कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, सो आप इसको इस तरीके, इन कंसेप्ट्स को समझना, रट्टा मत मारना, इन कंसेप्ट्स को समझना, सो दैट यू कैन यूज दीज इन योर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, नाउ व्हाई हैज दिस बीन इन न्यूज़? दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली जो आपके हरियाणा गवर्नमेंट है, उन लोगों ने इस चीज़ को टेक ओवर किया है। एक मतलब एरियल सीडिंग कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है। किसने किया है? बाय द हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन लोगों ने जो है इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है। अंडर विच इनिशिएटिव? अंडर द इनिशिएटिव हरा भरा। सो हरा भरा इनिशिएटिव नंबर 1 हरियाणा का है, और इसके अंडर उन्होंने क्या किया है? एरियल सीडिंग जो है कैंपेन चलाया है। इससे पहले 2015 में आंध्र प्रदेश ने भी इस तरीके का एरियल सीडिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है जी, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। एक और डिटेल में आपको पूछ सकते हैं कि ये जो आपका हरियाणा ने जिस ड्रोन के ज़रिए सीड्स गिराए हैं, उस ड्रोन का नाम क्या? सो ड्रोन का नाम है मारूत। ठीक है, सो मारूत ड्रोन की हेल्प से इन लोगों ने ये सीड्स को गिराया है। क्लियर हो गया? नाउ since we are talking about aerial seeding, there is another thing that I would like to talk about, and this is this. हाल ही में दिस पिक्चर हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, हो सकता है आप में से लोगों ने देखा ना हो। नाउ आप लोगों ने, आई एम श्योर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हियर, आई एम श्योर आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सुना है, एक्वापोनिक्स के बारे में सुना है। नाउ देर इज अनदर थिंग नोन एज एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स में हम क्या करते हैं? हम सॉइल में जो है, सॉइल इज नॉट यूज्ड एज अ मीडियम फॉर क्रॉप ग्रोथ। इसमें हम पानी में ही नेसेसरी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डाल देते हैं, और फिर जो भी उस क्रॉप को उगने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपने पानी में डाल दिया, और फिर खुद ही जो है वो विदाउट सॉइल एज अ मीडियम यहाँ पे जो है वो आपका जो क्रॉप है या जो भी चीज़ आप उगा रहे हो वो उग जाता है। इन केस ऑफ एरोपोनिक्स भी सेम चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स आर ग्रोन। तो इसमें भी प्लांट्स का ही ग्रोथ होता है विदाउट यूजिंग सॉइल एज अ मीडियम और एन एग्रीगेट मीडियम। इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? एयर इज़ यूज एज द
मीडियम। और अभी हाल ही में जो है आपका ये जो एरोपोनिक्स है आपके आई थिंक कर्नाटका के स्टेट में बड़ा मशहूर हुआ था, जब यहाँ पे पोटैटोज जो है वो ग्रो किए गए थे। सो दिस हैज़ ऑल्सो बिन इन न्यूज़। तो आपको अगर एरोपोनिक्स के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखना कि व्हाट इज एरोपोनिक्स। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज योर gross environment product. Now before getting on to gross environment product, let's talk about the sustainable development. Sustainable development goals हम सबको पता है 2030 में हमने उनको अचीव करना है, there are 17 goals. Now the question is कि sustainable development का concept किसने दिया था या कहाँ पे ये concept आया था। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है ऑन एनवायरनमेंट, प्लीज़ गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच इट। मैंने उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है कंसेप्ट कहाँ से आया था वो बताया था। बट स्टिल आई विल रिपीट इट कि आपका 1987 में ब्रंटलैंड की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। और उस कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट में कंसेप्ट दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने एनसीईआरटीज़ में पढ़ा है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करें उसको एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें सो दैट आर कमिंग जनरेशंस कैन ऑल्सो यूज़ देम, राइट? सो इट इज़ बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल इक्विटी कि जो हमने जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस है ना, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि भैया हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास चीज़ें हमारे पास जो हमको नेचुरली जो अर्थ ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है वो हमारी नहीं है, हमने वो उधार पे ली है। किससे उधार पे ली है? हमारी कमिंग जनरेशन से उधार पे ली है, तो हमने उनको वापस भी करनी है। सो दिस इज क्लाइमेट फाइनेंस, राइट? सिमिलरली कहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी? इट वॉज इन 1987 जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी आर कॉमन फ्यूचर, उसमें जो है बात किया गया था, कंसेप्ट दिया गया था अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ योर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ जीडीपी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। बिल्कुल हल्के में बताऊंगी मैं आपको। ग्रॉस जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, अगर हम मोटी भाषा में बात करें, लेमैन की भाषा में, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ें लेते हैं, आपके फिनिश्ड गुड्स भी लेते हैं और सर्विसेज भी लेते हैं। तो बेसिकली ये जो जीडीपी है ये हमारी इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है। क्या बताता है? हमारी इकोनॉमी की हेल्थ क्या है ये उसके बारे में बताता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है ना, ये आपके इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बताता है कि आपकी इन्वायरमेंट की हेल्थ कैसी है। नाउ दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, वाई? बिकॉज उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने बोला है कि वो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करेगा जब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया जब भी आप टोटल जो आपका फिनिश्ड गुड्स और टोटल अमाउंट ऑफ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी जो मॉनिटरी वैल्यू है उसको हम वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो उत्तराखंड स्टेट ने बोला है कि जब हम अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बताएगा। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? इट इज़ बेसिकली कहाँ लिखा है आपका ये? ओके, सो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली जब कभी भी हम टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं जीडीपी, उसमें से जब हम माइनस कर दें डैमेज टू इन्वायरमेंट, जो हमने इन्वायरमेंट को डैमेज किया है ना, उसका वैल्यू अगर हम हटा देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगा उसको बोलेंगे जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो कस्मे वादे हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज
ग्लोबल वार्मिंग, उन सब के लिए हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जीईपी को भी कैलकुलेट करें, ताकि हम बता सकें कि ह्यूमन वेलबींग के तरफ हमने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं और ह्यूमन वेलबींग की वजह से क्या चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट की हेल्थ को बेनिफिट करेगा। ठीक है, नाउ इसी के ही साथ आपका एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है नोन एज योर ग्रीन जीडीपी। ठीक है, एक आपका ग्रीन जीडीपी भी आ गया, एक आपका जीईपी भी आ गया। जीईपी हो गया आपका इन्वायरमेंट की हेल्थ को, जो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट को डिपिक्ट करता है, दैट इज़ योर जीईपी, और ये प्राइम इंडिकेटर की तरह काम करता है कि हमारी डेवलपमेंट से हमने क्या क्या चीज़ें कर दी। नाउ इसी का ही बिल्कुल सिमिलर आ गया आपका ग्रीन जीडीपी, जो हर एक कंट्री को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कंट्री में ग्रीन जीडीपी हम लोग निकालते नहीं है। सो ग्रीन जीडीपी जो मैंने अभी आपको बताया, ये वही होता है कि जब हम टोटल प्रोडक्शन तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हम वो भी डैमेज को माइनस करें जो हमने इन्वायरमेंट को कॉज किया है, दैट इज़ योर ग्रीन जीडीपी। और ग्रीन जीईपी क्या हो गया? इट इज़ नथिंग बट योर इन्वायरमेंट हेल्थ। क्लियर? नाउ उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट जिसने बोला है कि वो जीईपी भी निकालेगा जब वो जीडीपी अपना निकाल रहा होगा। इसी के साथ याद रखना, जो न्यूजीलैंड है ना, वो आपका लेटेस्ट आपका एक कंट्री बना है जिसने एक लेजिस्लेचर्स तैयार कर दिया है, या एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी है जो बेसिकली लॉ बनाएगी ऑन कार्बन एमिशन या फिर आपका क्लाइमेट चेंज को लेके। मतलब कि अब देखो, जब कभी भी लेजिस्लेचर होगा, आपका लॉ बने हुए हैं, तो इसको अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपका कार्बन एमिशन बढ़ रहा है या क्लाइमेट को हानि पड़ रही है, सो लॉ होगा तो आप उसके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकते हैं। सो न्यूजीलैंड ने एक एक गुड प्रैक्टिस की है, एंड दीज टाइप ऑफ गुड प्रैक्टिसेस शुड ऑल्सो बी टेकन बाय इंडिया, एंड यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल इन योर मेन्स आंसर राइटिंग। ठीक है, इसके अलावा 5 और कंट्रीज और भी हैं, आपकी स्वीडन वगैरह वाले कंट्रीज भी हैं जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया हुआ है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, इसी के ही साथ एक और इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर भूटान्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। दिस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बेसिकली है क्या? ये बेसिकली बात करता है आपके इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बारे में। और आपको अगर याद है तो मैंने आपको बताया था कि भूटान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे नेगेटिव जो है कार्बन एमिशन है, कि वहाँ पे जितना कार्बन बनता नहीं है उससे ज़्यादा तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट यू कैन रिमेंबर। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज योर, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज रेन्यूएबल, वेयर इज इट, हाँ, रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के बारे में। सबसे पहली चीज, इन सर्टिफिकेट्स को हम ग्रीन टैग या फिर ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन टैग और ग्रीन एनर्जी। नाउ ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने हाल ही में जो है रेन्यूएबल ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट्स का जो मैकेनिज्म है उसको ईजी कर दिया है, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है या उसको रीडिज़ाइन कर दिया है इन ऑर्डर टू बूस्ट योर ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया है। नाउ ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जब कभी भी ग्रोथ होती है एक कंट्री की, इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन सब में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही साथ ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका इन्वेस्टमेंट ना ही सिर्फ इनकम और एम्प्लॉयमेंट की तरफ होगा बट ऑल्सो टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड पॉल्यूशन, तो उसको बोला जाता है आपका ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, सो ग्रीन इकोनॉमी को ही बूस्ट करने के लिए जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये भी आपको कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि मतलब कि हाँ, कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है इसको रीडिज़ाइन किया है, किसको बूस्ट करने के लिए जी? ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट
करने के लिए ये काम जो है वो किया गया है। नाउ बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है ये इंडिया में 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक तरीके के एनर्जी क्रेडिट्स हैं। ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें जो आपके कंपनीज हैं दे आर गोइंग टू बाय दी सर्टिफिकेट्स, और ये जो एक सर्टिफिकेट होगा इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट आवर। ठीक है, सो ये जो 1 मेगावाट आवर के बराबर का एक एनर्जी सर्टिफिकेट होगा। देखो आप इसको इस तरीके से समझो कि एनर्जी सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये हो गया कि जब आप एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो एक तरीके का आपका सेल्स बढ़ेगा, आपको इंसेंटिवाइज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना वो रेन्यूएबल है, आप नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए जो ये एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं एक कंपनी की, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट, उसकी ऑथेंटिसिटी को या उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देती है, बिकॉज इट इज़ फोकस्ड ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। क्लियर हो गया। और कैसे बढ़ती, बिकॉज जब भी आप रेन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज जो है वो किया जाता है। दो तरीके की इसको जो है क्लासिफाई किया है, कैटेगरीज में डाला है। एक हो गया आपका जो सोलर ड्रिवन रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होंगे, और दूसरे होंगे जो किसी और रेन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं। इट कैन बी विंड, इट कैन बी टाइडल एनर्जी, इट कैन बी अदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी अदर देन नॉन सोलर। क्लियर हो गया। सो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि दो तरीके के भाई वो कौन से हैं, आपके रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स दो कैटेगरीज में कौन से डिवाइड किए हैं। सो वन इज सोलर एंड वन इज नॉन सोलर। क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव इज ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल। Now this Green Day Ahead Market portal is nothing but it is just a portal जहाँ पे एक तरीके का ये मार्केट की तरह ऐड करेगा, जहाँ पे जो कंपनीज हैं they can come and they can submit their bids, ताकि जो है वो ग्रीन एनर्जी को खरीद सके। मतलब जो आपने पीछे पढ़ा ना, ये उसी तरीके का एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ही शुरू किया गया है, जिसमें ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो यहाँ पे अपनी रेन्यूएबल एनर्जी को बाय या फिर सेल कर सकती हैं। और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, नुकसान तो क्या ही है, क्या फ़ायदे होंगे वो हमने पीछे में ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा another point which you can remember is कि other initiatives जो renewable energy को promote करने के लिए लिए गए हैं, that is your PIXL and your IEX. Now PIXL is Power Exchange India and IEX is your Indian Energy Exchange. ठीक है, ये दो इनिशिएटिव्स हैं। पॉइंट टू रिमेंबर इस कि ये दोनों इनिशिएटिव्स जो हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, तो आप याद रखिएगा दे बोथ आर रेगुलेटेड बाय CERC, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये कमीशन जो है वो इन दोनों को ही रेगुलेट कर रही है, और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने अभी आपका ग्रीन डे जो है मार्केट पोर्टल को, ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल को लॉन्च किया है। क्लियर हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज द ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। नाउ ये जो ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव है, इट इज नथिंग बट इट टॉक्स अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी कहने का मतलब ये हो गया कि इनिशियली मतलब ये बेसिकली ये हो गया कि जो आज के टाइम पे जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं बाय 2030, उनमें हम इस तरीके का मैकेनिज्म लाएंगे कि जिसकी वजह से जो उनका फ्यूल कंजम्पशन है ना वो हाफ हो जाए। कब तक? 2030 तक हमको ये काम करना है। हाफ हो जाए तो किसका हाफ हो जाए? तो भैया 2005 के लेवल के हिसाब से उनका फ्यूल कंजम्पशन हाफ हो जाए, एंड दीज आर कॉल्ड एज योर न्यू लाइट ड्यूटी व्हीकल्स। तो आपको 2030 का याद रखना है, 2005 का याद रखना है। एंड व्हाट इज द इनिशिएटिव? इट इज ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। व्हाट इट टॉक्स अबाउट योर फ्यूल एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट कब फाउंड हुआ था? 2009 में फाउंड हुआ था। पॉइंट अगेन क्या है? इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है जी। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज कि किसके द्वारा पार्टनरशिप में है? तो तीन चीज़ों के द्वारा पार्टनरशिप में है, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी UNEP एंड योर ITF। व्हाट इज ITF? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। किसका है? ऑफ OECD। तो ये जो है आप चीज़ों को याद रखना। ठीक है।
इसके अलावा टारगेट, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि टारगेट क्या है, कि हमको जो लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हैं उसमें जो हमारा फ्यूल इकोनॉमी है उसको हमने इम्प्रूव करना है। कितना इम्प्रूव करना है, कि यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन है ऑफ न्यू लाइट व्हीकल्स उसको हमने हाफ करना है। किसके हाफ करना है, तो भैया 2030 तक हाफ करना है। 2005 को एज अ बेस लाइन हमने लेकर चले हैं, और वो कैसे होगा, ऑब्वियसली बाय इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। नाउ दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, और एल्स जब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूछे। इससे पहले हमने ई अमृत भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर, वन स्टॉप जो आपका पोर्टल है जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताता है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आएगा तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन योर मेंस answer writing. Next up we have is the energy accounting. So now what is energy accounting? Energy accounting is basically, ये एक रेगुलेशन है जो आपके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बेसिकली जो बात कर रहे हैं, इट इज़ बोथ कि जो आपका एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, बोथ एनुअली एंड क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा ताकि पब्लिक ऑल्सो नो कि आप किस तरीके की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और कितने लेवल पे आप एनर्जी एफिशिएंट हैं। ठीक है, ये जो है एनर्जी अकाउंटिंग उसके बारे में बात करता है। नथिंग मोर टू रिमेंबर इन दिस। ठीक है, बस आप इतना हल्का हल्का कंसेप्ट जो है वो आपको याद रखने हैं। Now next is a very important topic which can be asked both in your preliminaries and your mains answer writing. Now ethanol economy is basically, these are alternative फ्यूल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जिसकी तरफ जो है वो भारत एंड ऑफ कोर्स पूरा का पूरा वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स। अगर हम मेथनॉल की बात करें, मेथनॉल इज बेसिकली लो कार्बन एमिटिंग, लो कार्बन एमिटिंग फ्यूल है। लो कार्बन एमिशन करता है ये, मतलब कि ग्लोबल, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा हो गया कि ये हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, और ये एक बेस्ट पाथवे है जिसकी वजह से अगर हमने मेथनॉल इकोनॉमी को इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली अगर हमने अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया, वी हैव सेटिस्फैक्टरीली डन दिस, तो ये एक पाथवे का काम करेगा इंडिया की कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का, जो इंडिया ने COP21 COP26 में जो इंडिया करके आया हुआ है। ठीक है, नाउ मेथनॉल जो है ये बेसिकली रिप्लेस करेगा बोथ योर पेट्रोल एंड योर डीजल। सो पेट्रोल एंड डीजल दोनों को ही जो है ये रिप्लेस करने की बात करता है। हाउएवर अगर आपको पेपर में पूछा जाए क्या मेथनॉल एनर्जी कंटेंट के हिसाब से क्या ये पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा अच्छा है, तो जी नहीं, इट इज़ स्लाइटली लोअर इन एनर्जी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड योर डीजल, बट बिकॉज इट इज़ ग्रीन, क्या कहते हैं उसको, एक तरीके का ग्रीन फ्यूल है या एक तरीके का इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इसीलिए हम एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, वाई इज दिस इन न्यूज़? इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज फर्स्ट इंडिया ने पहले अपना इंडिजीनियसली डिज़ाइन जो है वो मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है उसको इनॉगरेट किया है। तो कहाँ इनॉगरेट किया है जी? हैदराबाद में इसको इनॉगरेट किया है। अगर हम मेथेनॉल के बारे में बात करें, सो फ्यू पॉइंट्स टू नो अबाउट मेथेनॉल आर कि मेथेनॉल जो है अगर हम इसकी बात करें तो मेथेनॉल जो है वो एफिशिएंटली बर्न करता है। एफिशिएंटली बर्न करने का मतलब ये हो गया कि ये पीछे कोई भी पार्टिकुलेट मैटर को नहीं छोड़ता, किसी भी तरीके का सूट जो है वो नहीं छोड़ता। सूट क्या होता है, आपने कभी देखा है जब कोई चीज़ जलती है ना, जैसे कुछ काला काला हो जाता है, उस काले काले को जब आप हाथ लगाओ तो हाथ पे वो कालीक लग जाती है, दैट इज सूट। ठीक है, इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड and your nitrogen oxides, they are almost zero, so it is near zero pollution या near zero pollutant या near zero pollution है ये। ठीक है, ठीक है, सो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। नाउ इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू PIB रिपोर्ट, अगर हम PIB के रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो वहाँ पे लिखा गया है कि अगर 15% का मेथनॉल को अगर हम गैसोलीन में मिलाते हैं, ठीक है, 15% का मेथनॉल अगर हम गैसोलीन में मिलाते हैं तो वो रिजल्ट करता है इन एटलीस्ट
15% का रिडक्शन हमारे इंपोर्ट्स में, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। इंपोर्ट ऑफ गैसोलीन हमारा 15% कम हो जाएगा। जब हमारा 15% इंपोर्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम किसकी तरफ मूव करेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर का एक और आगे एग्जाम्पल आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आत्मनिर्भर की तरफ चल रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स घटेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें भी कुछ अच्छा हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के अलावा सिर्फ इंपोर्ट नहीं, लेकिन 15% मेथनॉल मिलाने से आपका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है ना, वो 20% तक नीचे चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पॉइंट्स। और इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे इन लोगों ने इस प्लांट को बनाया तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी तो हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, सो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम मेथनॉल के बारे में बात करें तो मेथनॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाटसोएवर यू लाइक। ठीक है, जैसे कि अगर हम मेथनॉल के बारे में बात करें, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इट इज पॉलीजेनरेशन। पॉलीजेनरेशन का मतलब हो गया कि मिथनॉल को नंबर ऑफ रिसोर्सेज से आप जनरेट कर सकते हो। सो मिथनॉल का कोई सिंगल सोर्स ऑफ जनरेशन नहीं है, देर इज एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहां से आप इसको जनरेट कर सकते हो, इट कैन बी मेड। इसके अलावा ये एक क्लियर लिक्विड है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है, सबसे इंपॉर्टेंटली बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नाउ इसके अलावा याद रखना मेथनॉल को हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अल्कोहल भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड अल्कोहल या मिथेनाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। और इसमें लो कार्बन होता है और ये हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल भी है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपके व्हीकल्स में नहीं, इसके अलावा ये आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जो है वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, सो ऑल दीज जो है ये दीज आर बेनिफिट्स अबाउट मेथनॉल। सो नॉट ओनली मेथनॉल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं दैट इज योर एथनॉल। अब हम बात करेंगे आपका जस्ट अ सेकेंड। अब हम बात करेंगे आपका मेथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। नाउ दिस इज अबाउट जून 2021 की ये न्यूज़ है और इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली आपके जो एथनॉल ब्लेंडिंग था ना, उसके टारगेट रखे थे 2030। अब उसको घटाकर इन्होंने कर दिए 5 साल पहले ही एडवांस, दैट इज 2025। सो दे कैन आस्क यू कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, जिसको हम E20 भी कहते हैं, क्योंकि हमने टारगेट जो है वो 20% का रखा था कि हमको पेट्रोल में 20% का एथनॉल ब्लेंडिंग करना है, तो वो कितने साल का टारगेट है, तो आप शायद 2030 को मार्क करके आ जाएंगे, बट इट हैज़ नाउ बीन चेंज्ड और उसको 5 साल एडवांस कर दिया हुआ है। 2025 जो है वो इसको बना दिया है। नाउ बेसिकली ये है क्या, बेसिकली जो आपका नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 में, उन्होंने इनविसाज किया था कि जो हम टारगेट रखा है हमने ब्लेंडिंग ऑफ एथनॉल का पेट्रोल में, वो 20% रहेगा, जो है वो आपका 20% रहेगा, और 5% का ब्लेंडिंग रहेगा आपके बायोडीजल में। कब तक? 2030 में। 2020 में इंडिया ने सेट किए टारगेट्स कि 2000 की हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में 2022, मतलब इस साल तक 10% होगा, और 20% रहेगा आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल कब कब 2030 में, और 10% आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगा डीजल में बाय 2030। ठीक है, और अब के टाइम पे इन चीज़ों को जो है वो एडवांस कर दिया गया है, और अब जो इन्होंने रिकमेंड किया है दैट इज़ हम ऐसे व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो रोल आउट कर सके, या फिर जो मटेरियल कंप्लाइंट हो E20 के लिए, E10 इंजन्स के लिए, कब से 2023 से, और हमको जो भी है सारे के सारे इंजन्स को E20 जो है इंजन व्हीकल्स बनाना है बाय अप्रैल 2025। सो नाउ दे हैव प्रीपोन्ड, पोस्टपोन नहीं किया, प्रीपोन कर दिए 2030 को हटा के 2025
आपका जो है वो 25 में ही वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा few of the important projects which have been in news, जैसे कि एक important project जो ओके, सो दैट इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड मेथेनॉल ब्लेंडिंग इज ओवर। अब हम एक जनरल एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें बिफोर एंडिंग द टॉपिक, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, दैट इज मेकेदातु। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एक डैम है आपका, कहाँ पे डैम है आपका? कर्नाटका में है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन इन न्यूज़, वाई? क्योंकि ये जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट जो है वो बन गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सो अगर आपको पूछा जाए कि मेकदातु डैम कहाँ पे है, तो इट इज़ इन कर्नाटका। और ये किन दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न था? तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इट वॉज अ रीज़न ऑफ डिस्प्यूट। याद रखिएगा ये किस रिवर के ऊपर है? सो ये बेसिकली कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स के ऊपर है, दैट इज योर कावेरी एंड योर अर्कावती, जो बेसिकली कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सेकंड जो डैम आपका न्यूज़ में रहा है दैट इज नाग अर्जुना सागर डैम। किसके बीच में डिस्प्यूट का रीज़न था ये? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है ये डिस्प्यूट का रीज़न बन गया था। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो कृष्णा रिवर के ऊपर है। आपको कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने रैटल के बारे में पढ़ा था, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे, तो उन्होंने जो है वो इन दोनों डैम्स के बारे में हमको बताया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में हमको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंट डैम जो इंटरनेशनल है, दैट इज योर बहेतन हाइड्रो पावर स्टेशन। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अब आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री में है। लॉट ऑफ नेम्स कैन बी गिवन, भूटान दे सकते हैं, बांग्लादेश दे सकते हैं, चाइना दे सकते हैं, इंडिया दे सकते हैं। तो जिस तरीके का इसका नाम है, जिनको पता नहीं होगा तो उनके लिए गेस करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा ये चाइना में है, ठीक है। कौन सी रिवर में है? तो ये जिन्सा रिवर के ऊपर है, ठीक है। सो ये एक हाइड्रो पावर स्टेशन है जो रिसेंटली जो है ऑपरेशनलाइज हुआ है। इसके अलावा एक और डैम विच हैज़ बीन इन न्यूज़, क्योंकि ये बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी में था, दैट इज योर ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इट्स इथोपियन। सो कौन सी जगह पे है? तो ये इथोपिया में ही है। और ये डिस्प्यूट का रीज़न बना हुआ था आपके इथोपिया, इजिप्ट एंड योर सूडान, इन तीनों के बीच में ये डिस्प्यूट का रीज़न बना हुआ था। बट जब ये डैम बन जाएगा, अभी तक बना नहीं है, जब ये रेनेसांस डैम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी लार्जेस्ट डैम इन अफ्रीका, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ब्लू नाइल के ऊपर है। हो सकता है आपको पेपर में बिल्कुल ही डिटेल में पूछा जाए, नाइल रिवर ना हो, अगर तो नाइल होगी तो फिर तो नाइल ही है, बट हो सकता है आपको ब्लू नाइल और वाइट नाइल दिया हो, एंड ऑफ कोर्स टू अदर ऑप्शंस। तो आपको ब्लू नाइल के ऊपर जो है वो टिक मारना है, क्योंकि ब्लू नाइल एंड योर वाइट नाइल जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो वो नाइल रिवर बनाते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डैम इन अफ्रीका वंस कंप्लीटेड, लोकेटेड ऑन द रिवर ब्लू नाइल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, प्लेसेस एंड फिनोमिनाज विच हैव बीन इन न्यूज़। इसी के साथ जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, आई विल कीप एडिंग फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट इन्वायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।